रीड टू मी में आपका स्वागत है। पिछले जो आपने सेशन देखा उसमें मैंने बोला था कि साइंस का न्यू स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है। तो उसमें सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को कवर करूँगी। तो केमिस्ट्री में आपके सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है द्रव्य एवं उनके गुण, ठीक है, मतलब मैटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला चैप्टर इसी को हम लोग देखेंगे, द्रव्य एवं उनके गुण, मैटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। दूसरा है आपका परमाणु संरचना एवं रासायनिक बॉन्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। फिर थर्ड आपके जो चैप्टर सेलेक्ट किए गए हैं वो है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। जो चैप्टर्स लिखे गए इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस देखे जाएंगे। फोर्थ जो चैप्टर जो देखे जाएंगे वो तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, इसको देखेंगे, ठीक है। फिर पांचवा जो आपके जो चैप्टर देखे जाएंगे वो अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, ठीक है, इसे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे धातु निष्कर्षण, मेटल एक्सट्रैक्शंस एंड एलॉयज, ठीक है, मिश्र धातु, धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु, मेटल एक्सट्रैक्शंस एंड एलॉयज, इसे कवर करेंगे। इसके बाद आपके कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व है जिससे डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तत्व के बारे में देखेंगे और कुछ यौगिक जो इंपॉर्टेंट यौगिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड्स के बारे में, उसे देखेंगे। एंड लास्ट में आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो केमिस्ट्री में आपके इतने चैप्टर आपके पढ़ाए जाएंगे, उसको देखेंगे। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जानते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर जिसे द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आपके प्रेजेंट होते हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में देखा जाए, जिसमें कुछ मास हो और वो कोई स्थान घेरे, ऑक्यूपाइज स्पेस, स्थान कुछ घेरे और कुछ मास हो, वो कहलाता है मैटर, ठीक है। हमारे सराउंडिंग जितने भी चीज़ होते हैं, जितने भी आपके एनीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग होता है, जिसके कुछ मास होते हैं, कुछ उसके द्रव्यमान होते हैं और कुछ वो स्पेस घेरता है, ठीक है, तो वो कहलाता है मैटर, ठीक है। हो सकता है वो मैटर विजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। जैसे ये ये आपको दिख रहा है इसलिए विजिबल है, तो ये आपके सॉलिड है, ठीक है। या ये आपको देखा जाए ये भी सॉलिड है। जैसे वाटर लें वो आपका लिक्विड है। तो जैसे एयर का पार्टिकल्स देखें तो वो आपके गैसेस स्टेट है, वो भी आपका मैटर है, ठीक है। चूंकि वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो चूंकि स्पेस वो घेर रहा है, कुछ उसके मास होते हैं, तो इसलिए वो भी क्या है, मैटर है, ठीक है। तो मैटर आप समझे, मैटर क्या होता है, कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैज मास, ठीक है, जिसमें कुछ मास हो एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, कुछ स्पेस घेरे, मतलब अपने सराउंडिंग कुछ स्पेस घेरता है, तो वो कहलाता है क्या, मैटर, ठीक है। अब देखेंगे मैटर के कितने स्टेट्स पाए जाते हैं। मेनली 3 इंपॉर्टेंट है और 2 जो आपको अलग से थोड़ा देख लिया जाएगा, ठीक है। तो मेनली 3 देखा जाए, सॉलिड जो आपके ठोस होते हैं, और सेकंड लिक्विड द्रव, और गैस आपके, ठीक है। और थर्ड आपका प्लाज्मा, फोर्थ आपका प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट जो होता है प्लाज्मा होता है। और लास्ट आपका 5वां स्टेट जो होते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 स्टेट को देखेंगे और ये दोनों देखेंगे क्या है, ठीक है, ये दोनों देखेंगे, फिर बाद में 3 स्टेट को देखेंगे। तो सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड देखते हैं। तो वो मैटर के वो टाइप्स जिसका शेप जो होते हैं वो फिक्स होता है, जिसकी आकृति जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और साथ ही वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। मतलब इसके जो शेप, अब इसके बारे में देखिए, या कोई पेन लीजिए, जो कॉपी लीजिए, इसमें देखिएगा कि उसका शेप जो है फिक्स होता है, ठीक है, उसका आकृति एक फिक्स होता है, ठीक है। साथ ही वो जो आयतन, जो वॉल्यूम जो है, जो घेरता है स्पेस, वो भी फिक्स होता है, ठीक है। तो इसका चूंकि शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। यहाँ पे पहले ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक छोटा टर्म है। फिर मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, ये छोटा छोटा टर्म है, इसको पहले ध्यान रखेंगे। तो मास मतलब किसी मैटर में कितना उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, हाउ मच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में उसके अमाउंट्स कितने हैं, उसके क्वांटिटीज कितने होते हैं, वो कहलाता है क्या,
मास, लेकिन वॉल्यूम जो होते हैं, आयतन जो होते हैं, वो स्पेस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, कितना सराउंडिंग में कितना स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब कितना स्पेस घेर रहा है, ठीक है। जैसे ये स्पेस कितना घेर रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो होते हैं वो स्पेस कितना घेर रहा है वो कहलाता है वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी देखा जाए तो डेंसिटी, ये दोनों में रिलेशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास वो घेर रहा है। मतलब ये मान लीजिए ये 1 लीटर का है कंटेनर, ठीक है, दोनों 1 लीटर का है मान लीजिए, ठीक है, कंटेनर 1 लीटर का है और कंटेनर फिक्स है। लेकिन एक में अगर कहा जाए कि डेंसिटी इसका ज़्यादा है और इसका डेंसिटी कम है, इसका मतलब इसमें मास ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल्स की अमाउंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों में फिक्स है। अब इसका मतलब मास क्या हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसमें मास जनरली इसके सापेक्ष कम होंगे, दूर दूर पे होंगे, तो ये हो गया डेंसिटी इसका कम। और इसमें चूंकि क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इसके ज़्यादा होंगे, अमाउंट्स ज़्यादा होने के कारण ये डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो मास आपने समझा, द्रव्यमान क्या होता है कि उसे सब्सटेंस में उसके अमाउंट्स कितने प्रेजेंट है, ठीक है, उसके क्वांटिटीज कितने प्रेजेंट है वो कहलाता है उसका द्रव्यमान। लेकिन वॉल्यूम जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग कितना स्पेस घेर रहा है वो कहलाता है वॉल्यूम, आयतन। लेकिन घनत्व, डेंसिटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आपके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वो मास आपके प्रेजेंट है वो कहलाता है उसका डेंसिटी, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ से, तो अभी हम चल रहे थे सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड में जनरली क्या होता है, शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कोई चौकोर आकृति का है तो वो उस अपना आकृति किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो चौकोर ही आकृति रखेगा। ऐसा नहीं कि कोई अदर कंटेनर में रखे तो वो उस आकृति का शेप गेन कर ले, ऐसा नहीं होता है सॉलिड में। और साथ ही वॉल्यूम, अगर आप 1 kg का लिए तो किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे तो वो उतना ही स्पेस घेरेगा, ठीक है। तो शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है कि शेप फिक्स नहीं होते हैं, शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे पानी को आपने जितना अमाउंट है, मान लीजिए वॉल्यूम आपका, इसका वॉल्यूम जनरली क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप अनफिक्स होता है, ये फिक्स नहीं होते हैं। मतलब अगर लिक्विड को आपने बोतल में डाला तो उसकी आकृति ले लेता है, आप ग्लास में सेम अमाउंट डालें तो ग्लास का आकृति ले लेता है। मतलब जिस चीज में आप डालेंगे उसका आकृति गेन कर लेता है, उसका शेप गेन कर लेता है। इसलिए लिक्विड में जनरली शेप फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होते हैं। उसी तरह से गैस में देखा जाए तो गैस में देखा जाएगा तो इसमें देखा जाए कि ना तो शेप फिक्स होता है, शेप भी अनफिक्स होता है, ठीक है, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम भी अनफिक्स होता है, ठीक है। मतलब दोनों फिक्स नहीं होते हैं, ना तो शेप फिक्स होते हैं और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि आप गैसेस पार्टिकल्स को बैलून में डालेंगे, बैलून का आकृति ले लेगा, आप किसी कंटेनर में डालें उसका आकृति ले लेगा, ठीक है। साथ ही इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए उतना ही अमाउंट आपने बैलून में डाला उतना ही रहेगा। अगर आप छोड़ दें तो पूरे आपके रूम में, पूरे आपके सराउंडिंग पूरा घेर लेता है, तो वो कहलाता है, चूंकि वॉल्यूम कहीं भी आप डालेंगे उसी शेप में आ जाता है, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम 3 चीज अंतर देखें इसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कि सॉलिड में क्या होता है, शेप फिक्स, वॉल्यूम भी फिक्स, ठीक है। लिक्विड में शेप फिक्स होते हैं, शेप फिक्स नहीं होते हैं, जबकि वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैसेस में ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, आकृति भी फिक्स नहीं होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। अब देखा जाए इसमें कि इसमें हम एक एक चीज देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स कितने कितने दूरी पर होते हैं और उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वर्क करता है, उसके बीच बल कितना काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पहले तीनों को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद 2 अलग देखते हैं। देखा जाए सॉलिड में जो है, इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट इसका होता है। तो जैसे इसमें सॉलिड में देखेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत नज़दीक होते हैं, इनके बीच स्पेस बहुत कम होते हैं, बहुत सटे होते हैं, स्पेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्पेसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं, सटे होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं किसमें, सॉलिड में। जबकि लिक्विड में जब देखेंगे तो इसके बीच कुछ दूरी होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो दूरी देखा गया वो बहुत कम है, ठीक है, ना के बराबर सटे हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड में देखा जाए तो थोड़ी दूरी पे होते हैं, इस तरह से आपके
थोड़े दूरी पर होंगे, इसके जो पार्टिकल्स जो होंगे थोड़े दूरी पर होंगे, ठीक है। इस तरह से आपके होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसिस जो होते हैं, मतलब अंतराण्विक, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो पार्टिकल्स के बीच कितनी दूरी है, इसमें इसके सापेक्ष क्या होते हैं, ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि गैसेस स्टेट में देखा जाए, गैसेस स्टेट में देखा जाए तो इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं बिखरे होते हैं बहुत दूरी दूरी पर, इसका कोई फिक्स नहीं होता है कहाँ पर आपका दूरी बहुत ज्यादा होता है, दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज्यादा होते हैं, अंतर आणविक बल दूरी जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और अंतर आणविक दूरी ज्यादा होने के कारण इसका फोर्स जो देखा जाए, अंतर आणविक बल जो देखा जाए, ये जो सॉलिड्स में होते हैं, जो सॉलिड में जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं आपके कम होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में, तो हम लोग जानते हैं कि जो दो पार्टिकल्स है या कोई भी दो मास होते हैं, तो वो दोनों के बीच आपके कुछ फोर्स काम करता है, ठीक है। जो इस यूनिवर्स में कोई भी दो मास है तो वो दोनों के बीच क्या होता है, कुछ फोर्स काम करता है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो नजदीक है इसका फोर्स जो देखेंगे ऐसे होता है Gm1m2/r², ठीक है। दो मास है, मान लेते ये m1 है और ये m2 है, और इसके बीच जो डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स जो काम करेगा, तो मास तो दोनों का हर जगह फिक्स है। अब देखा जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। इसमें बहुत आपके डिस्टेंस जो होते हैं बहुत कम होता है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस चूंकि इससे इसमें ज्यादा हो रहा है, इससे इसमें ज्यादा हो रहा है, तो डिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा इससे फोर्स मतलब कम होगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो सॉलिड में क्या होते हैं कि चूंकि डिस्टेंस कम होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स काम कर रहा है, अंतर आणविक बल जो काम कर रहा है, वो ज्यादा होते हैं सॉलिड में। लिक्विड में देखा जाए, चूंकि इसके सापेक्ष देखा जाए, सॉलिड के सापेक्ष देखा जाए, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब फोर्स कम होगा। तो फोर्स इसमें अंतर आणविक बल इसके सापेक्ष कम होते हैं, ठीक है। इसके सापेक्ष फोर्स कम होंगे, अंतर आणविक बल जो होते हैं कम होते हैं। और इसमें गैसियस स्टेट में देखा जाए तो गैसीय अवस्था में जो होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूरी दूरी पर होते हैं, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा कम होगा, तो इसके फोर्स बहुत कम हो जाते हैं। मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स काम करता है, अंतर आणविक बल जो काम करता है, वो बहुत कम होते हैं। एक चीज और अभी हमने देखा कि मास और वॉल्यूम, जो डेंसिटी में जो रिलेशन होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो आप खुद से सोचिए कि मान लीजिए कि 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। तो वॉल्यूम सब में फिक्स है। अब बताइए कि पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा होगा उसका मास ऑलरेडी आपका कम होगा, मास ऑलरेडी सबसे ज्यादा होगा, तो पार्टिकल्स इसमें सबसे ज्यादा है। आपका वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर का कंटेनर लिए, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा है, तो पार्टिकल्स ज्यादा हो रहा है, मास ज्यादा हो रहा है, तो डेंसिटी जनरली किसमें ज्यादा होना चाहिए, सॉलिड में ज्यादा होना चाहिए। सॉलिड में जनरली डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि मास ज्यादा है, पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स की ज्यादा। 1 ही लीटर का कंटेनर में देखिए मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जबकि लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में इसके सापेक्ष आपके मॉलिक्यूल्स घटे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स घटेंगे, पार्टिकल्स घटेंगे, तो घटने से क्या होता है कि चूंकि अणु की संख्या कम हुई तो मास कम हुआ, तो इसके सापेक्ष लिक्विड में डेंसिटी जो होते हैं वो कम होता है सॉलिड के सापेक्ष, ठीक है। डेंसिटी घनत्व, चूंकि अब ये भी देखिए कंटेनर 1 लीटर का ही लिए, लेकिन इसमें और भी कम मास हुआ, बहुत कम पार्टिकल्स हुए, तो बहुत कम पार्टिकल्स हुए तो मास क्या हो गया, बहुत कम है, तो मास कम होने पे क्या हो गया, डेंसिटी भी बहुत कम हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि सॉलिड में आपका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में सॉलिड के सापेक्ष आपका डेंसिटी कम होते हैं, और गैसियस स्टेट में डेंसिटी जो होते हैं उसके बहुत कम होते हैं। तो अभी आपने देखा क्या क्या, सॉलिड में आपने देखा कि स्पेस और वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। लिक्विड में देखा जाए शेप अनफिक्स होते हैं लेकिन वॉल्यूम फिक्स होते हैं, और गैसियस स्टेट में आपने देखा कि ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें देखा आपने कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम होते हैं,
अंतराण्विक दूरी कम होते हैं, लेकिन इसमें उसके सापेक्ष ज्यादा होता है, और गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा होता है। अंतराण्विक दूरी कम होने के कारण इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहें, अंतराण्विक बल जो कहें सॉलिड में ज्यादा होता है, सॉलिड के सापेक्ष लिक्विड में कम होता है, और गैसियस में सबसे कम होता है। चूंकि पार्टिकल्स की संख्या इसमें ज्यादा होगा, इसलिए मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके सापेक्ष लिक्विड में कम होता है, और लिक्विड से भी कम होगा गैसियस स्टेट में। तो आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब देखिए सॉलिड में जो होते हैं, अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात किया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको संपीड़ित किया जा सकता है कि नहीं, इसको प्रेस किया, अगर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर करने पे इसके पार्टिकल्स नजदीक आएंगे कि नहीं। तो सॉलिड में तो खुद ब खुद देखा जाए यहाँ पे इसके बीच दूरी नहीं के बराबर है, बहुत कम है, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, नहीं होती है, जनरली ये कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड में देखा जाए थोड़ा स्पेस है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें कंप्रेसिबल किया जा सकता है, हल्का, बहुत कम, लेकिन लाइट हल्का होता है कि हल्का कंप्रेसिबल होता है। लेकिन गैसेस स्टेट बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, गैसेस स्टेट जो होते हैं बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि इसके बीच पार्टिकल्स दूरी पर है। जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके नजदीक नजदीक आ जाते हैं, इसलिए ये कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। कौन? गैसियस स्टेट। और गैसेस को जनरली जब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसिबल किया जाएगा, संपीड़ित किया जाएगा, तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप एलपीजी में जो आप एलपीजी गैस सिलेंडर जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? संपीड़ित करके उसमें डाला जाता है, उसमें कंप्रेसिबल करके डाला जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स को नजदीक करके उसको जब कंप्रेसिबल करेंगे उसके नजदीक आया तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में वो कंटेनर में रहता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो एलपीजी में आपके जो गैस फिलअप होते हैं वो आपके वॉल्यूम के सापेक्ष नहीं भरे रहते हैं। वॉल्यूम फिक्स, क्योंकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसलिए वॉल्यूम के सापेक्ष नहीं भरा रहता है। वहां पे गैस जो होता है उसके अमाउंट के हिसाब से, मतलब मास के हिसाब से, जैसे आपका केजी के हिसाब से भरा रहता है कि 15 केजी का है कंटेनर, ठीक है, 15 केजी उसमें डाला गया, क्योंकि वॉल्यूम डालेंगे, वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो आकार वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो तो आप रूम में भी डालेंगे तो उतना अमाउंट रूम में भी पूरा जगह ले लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप डालेंगे कंटेनर में तो उसमें भी आपको उतना ही जगह ले लेगा, तो जगह आपका अलग अलग हो जाता है। तो वॉल्यूम चूंकि फिक्स नहीं होता है, इसलिए जब भी आप एलपीजी में देखेंगे तो गैस जो भरे होते हैं वो संपीड़न करके डाला जाता है लिक्विड फॉर्म में, और उसका जो मास जो होते हैं, उसका जो द्रव्यमान होते हैं वो केजी के रूप में वो उसमें फिलअप किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि सॉलिड का एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एलपीजी जो होते हैं वो सिलेंडर में किस रूप में होता है? तो लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसिव करके, मतलब संपीड़ित करके वो डाला जाता है, और वो जो डाला जाता है वो मास के रूप में चूंकि भरा जाता है, मतलब कितना केजी, 15 केजी का अमाउंट है, वो इस हिसाब से डाला जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे जो जनरली सॉलिड को गर्म करने पे क्या होता है? थोड़ा सा फैलाव होता है, ठीक है, और ठंडा करेंगे तो थोड़ा सा सिकुड़न होगा। गर्म करने पे थोड़ा फैलता है, सॉलिड को गर्म करने पे क्या होता है? फैलता है। ये जो आपका जो सॉलिड जो होते हैं जनरली जो होते हैं गर्म करने से क्या होता है? थोड़ा फैलता है। तो यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता है कि गर्मी ये जो रेल की जो पटरी है उसके बीच गैप दिया जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो गैप इसलिए दिया जाता है कि जनरली जब गर्मी के दिनों में वो क्या होता है? गर्म होने से उसका प्रसार होता है, वो फैलता है, ठीक है, इसलिए उसके बीच क्या किया जाता है? दो आपके रेल के दो पटरियों के बीच क्या होते हैं? कुछ स्पेस दिया जाता है, ठीक है, कुछ गैप दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम जाने कि डेंसिटी जो होते हैं सॉलिड में आपका वो ज्यादा होता है, लिक्विड में इसके सापेक्ष कम, और गैस में सबसे कम। लेकिन लिक्विड होने के बावजूद आप ध्यान रखेंगे कि वाटर में कुछ अपोजिट हो जाता है। वाटर में ध्यान रखेंगे कुछ अपोजिट हो जाता है। जैसे वाटर में क्या होता है कि जैसे वाटर में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे वाटर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया, और फिर उसके बाद उसको अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ये आपने लिया, इधर आपने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया, ठीक है, और इधर वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो टेम्परेचर आपका बढ़ाने से क्या होगा? ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं
तो ये टेम्परेचर चूंकि आपका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। कितना बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका डेंसिटी क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। डेंसिटी क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, ठीक है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या बोले, टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर जैसे जैसे बाहर है, जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम घटने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम घटने लगता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जनरली इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसी का ऑपोजिट आप डायग्राम देखेंगे डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी के साथ यहाँ वाई एक्सिस में डेंसिटी रख देते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं वॉल्यूम होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपका वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत कम है, ठीक है, तो उस समय 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है, इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो जनरली देखा जाता है कि ये डेंसिटी बढ़ जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि आपके वॉल्यूम जो वाटर जो होते हैं, वो वाटर का वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और अगर डेंसिटी देखा जाए तो किस टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वो डेंसिटी वाटर का सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्लाज्मा, जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। चौथा स्टेट पूछेगा, मैटर का चौथा स्टेट कौन सा है, तो प्लाज्मा का रूप होता है, जो ऑब्टेन किया जाता है जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत उच्च तापमान पे ये ऑब्टेन किया जाता है। और बहुत उच्च तापमान पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाता है। जो गैसीय अवस्था, जो गैस होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब आयनीकृत हो जाता है। और ये जो आयनीकृत गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होता है उससे आपका ऑब्टेन होता है प्लाज्मा, बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और इसमें जब आयोनाइज होता है तो बचता क्या है, न्यूक्लियस का पार्ट्स जो होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई जो होते हैं ये प्रेजेंट होता है, और बाहर से आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई जनरली इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इस चूंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर है और इसमें जो गैसेस, जो पार्टिकल्स है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसमें देखा गया कि बहुत हाई एनर्जी है। जो ये देखा जाए, ये जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं या मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, इसके प्रति इसका आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जनरली आपके जो हायर टेम्परेचर पर, बहुत उच्च तापमान पर पदार्थ की नई अवस्था प्राप्त किया जाता है प्लाज्मा। और इसमें जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे बनता है, तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होकर के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब ये देखिए कि ये इसमें एनर्जी जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी ऊर्जा बहुत उच्च होती है। और ये आगे देखा जाए फ्लोरेसेंट ट्यूब देखा जाए, उसमें आपके जो पाए जाते हैं, या नियॉन बल्ब जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो होते हैं हीलियम हुआ या मरकरी जो पारा हुए उसका वाष्प होता है, ठीक है, उसका वाष्प भरा हो जाता है। और जब जैसे वो विद्युत वाहक बल जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास होते हैं वहां से, तो वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाता है। ये गैस जो होता है आयोनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें क्या हो जाते हैं, चमकीला सा वो दिखने लगता है, ठीक है। उसी तरह से नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां से काम करते हैं, जैसे वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो क्या होता है, चमकने लगता है, ठीक है। उसी तरह से चूंकि ये जो पाया जाता है जनरली प्लाज्मा जो पाए जाते हैं सन और स्टार्स, इसमें जो होते हैं जनरली गैस के ही आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत हाई टेम्परेचर पर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सन और स्टार्स में प्लाज्मा उपस्थित होता है, जिसके कारण सूर्य और जो भी आपके तारे हैं, स्टार्स है, वो क्या होते हैं, चमकते रहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में आपने समझा कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, और जो ऑब्टेन किए जाते हैं
किस रूप में, गैसेस जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, तब ऑब्टेन होता है। और इसके कारण जो सूर्य है या जो जितने तारे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, चमकते हैं। इसी तरह से फ्लोरेसेंट ट्यूब में देखिए या फिर नियॉन बल्ब में देखिए, तो इसमें भी आपके जो हीलियम की जो गैस हुए या मरकरी का जो पारा का वाष्प हुआ या नियॉन गैस इसमें जो फिलअप होता है वो क्या होता है, जैसे ही वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, चमकने लगता है। अब देखिए आप बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेप पूछता है, वो कौन है, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम क्यों पड़ा कि बोस ने सबसे पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने सबसे पहले इसकी गणना की थी 1920 में, ठीक है। तो बोस एक गणना की थी, लेकिन इसके बाद में भविष्यवाणी किए थे कौन, जिसने बाद में बताया पांचवा अवस्था के बारे में, वो आइंस्टीन थे, ठीक है। तो आइंस्टीन बाद में बताया, तो बोस आइंस्टीन दोनों को मिला करके इसका नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये जो होते हैं पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, तो ये जो ऑब्टेन किया जाता है, जो गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी बहुत लो डेंसिटी, ठीक है, 1/1 लाखवां भाग कर सकते हैं, उसका लो डेंसिटी जब लिया जाता है और उसे बहुत लो टेम्परेचर पर आपको लाया जाता है, बहुत कम तापमान पे लाया जाएगा, तो पदार्थ की एक नई अवस्था पाया जाता है जिसे बीईसी कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। तो बस इसके बारे में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिर्फ इतना जाने कि प्लाज्मा जो ऑब्टेन होता है बहुत हायर टेम्परेचर पर होते हैं, और इसमें जो गैसेस जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, गैसेस पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाता है। और इसमें जो होते हैं बीईसी में क्या होता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बहुत लो डेंसिटी, कम घनत्व वाले आपके गैसेस पार्टिकल्स, मतलब 1/1 लाखवां भाग कहेंगे, तो वो उसका डेंसिटी बहुत लो डेंसिटी लिया जाता है, उसको बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत कम तापमान पर उसको जब ठंडा किया जाता है, देन पांचवा स्टेट ऑब्टेन होता है। तो आज फिलहाल इतना ही, फिर आगे देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में।